हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा लाइब्रेरी साइंस का क्लास चल रहा है और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग एसोसिएशन पढ़ रहे थे। हमारा एसोसिएशन ख़त्म हो गया था। हम इंडियन एसोसिएशन भी कंप्लीट कर लिए थे और विदेश के भी जितने एसोसिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम प्रमोटर्स को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रमोटर्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम प्रमोटर्स में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जो प्रमोटर्स में पढ़ेंगे वो आर 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 ELF को पढ़ेंगे। फिर हम UGC को पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूनेस्को को पढ़ेंगे। हम इसी लेक्चर में हम तीनों प्रमोटर्स को पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हम पढ़ लेंगे इसको। और एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है प्रमोटर्स, वहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन श्योर रहेगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है RRR-LF। जो पहला सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि RRR-LF का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताएंगे? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये बनेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना मई 1972 को हुई। ठीक है। एक सवाल और बनेगा कि राजा राम मोहन राय के जन्मदिन के कितने साल बाद इसकी स्थापना हुई? तो राजा राम मोहन राय का जन्मदिन जो है, जन्म जो है 1772 में हुआ था। इसके 200 साल बाद, कितने साल बाद? 200 साल बाद राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का स्थापना हुआ। यहाँ से आपको 2-3 सवाल जो बनेगा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। पहला सवाल ये बनेगा कि RRR-LF का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा बनेगा इसकी स्थापना कहाँ हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर आपसे ये सवाल बनेगा कि राजा राम मोहन राय फाउंडेशन जो हुआ उनके जन्मदिन के कितने साल बाद बना, तो क्या बताएंगे? 200 साल बाद। आगे चलते हैं, इसकी स्थापना और फंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। ये जो इसकी स्थापना है ना, ठीक है, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कैसा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त इकाई है, संगठन है। इसका पंजीकरण देख लेते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ है? इसका रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये भी सवाल बना है एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय जो फाउंडेशन है वो किस रजिस्ट्रेशन एक्ट से बना है, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत यह बना है। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक जो मैंने आपको बताया समझ आया होगा। आगे चल के इसकी नोडल एजेंसी क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि राजा राम मोहन राय जो फाउंडेशन है ना, ये काम क्या करती है। तो राजा राम मोहन राय और जो फाउंडेशन है ना, जितने भी भारत में पब्लिक लाइब्रेरी है उसको गाइडलाइंस क्या करती है? गाइडलाइंस बनाती है, मतलब दिशा निर्देश देती है। ठीक है। क्या बनाती है? नेशनल पॉलिसी बनाती है। किसकी नेशनल पॉलिसी बनाती है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। तो उसका नोडल एजेंसी कौन होगा? भारत सरकार होगा। कौन होगा? भारत सरकार की है यह नोडल एजेंसी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करने तथा देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्या है? भारत सरकार की क्या है? नोडल एजेंसी है, जो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निहित उद्देश्यों के अनुरूप है। मतलब जो उसके MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके उद्देश्यों में ये निहित है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इन बातों को समझ आया होगा। अगर इन बातों को समझ आया तो आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा स्लाइड है। अगला स्लाइड हमारा है इसका जो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन है, इसका नीति निर्देश, इसकी गाइडलाइंस, मतलब जो फाउंडेशन है उसके अंदर जो नीति निर्देश, कैसे गाइडलाइंस उसका चलता है, उन बातों को भी समझते हैं। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का सर्वोच्च नीति निकाय जो है वो द फाउंडेशन। यह भी एक बार एग्जाम में सवाल बन गया है कि इसके अंदर जो नीति निर्धारण कौन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द फाउंडेशन। आगे चलते हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। और किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षाविद, ग्रंथपालों मतलब लाइब्रेरियन, प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों में से नामित किया जाता है। कौन करता है? भारत सरकार इसे नामित करती है। आगे चलते हैं।
भारत सरकार के संस्कृति विभाग के मंत्री या उनके नामित व्यक्ति RRRLF के अध्यक्ष होते हैं। मतलब ये पहले से ही तय है कि इसके जो अध्यक्ष होंगे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री होंगे या उनके नामित व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में RRRLF के क्या है? अध्यक्ष है। आगे चलते हैं। प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह महानिदेशक कार्यकारी प्रमुख भी हैं, फाउंडेशन के प्रदेश सदस्य सचिव भी हैं। कौन है ये? है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। यहाँ से आपके 2-3 सवाल यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा कि उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनके डायरेक्टर कौन है। यहाँ से भी आपका 1-2-3 सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय फाउंडेशन के अंतर्गत कौन नीति निर्देश, मतलब उनका कौन नीति निर्धारक निकाय है? तो आप क्या बताओगे? द फाउंडेशन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इन बातों को भी हम देख लेते हैं। तो आगे चलते हैं। RRLF क्या है? एक प्रचार एजेंसी है। क्या है? एक क्या है? प्रचार एजेंसी है। एक सलाहकार है। एक क्या है? परामर्शदाता संगठन। और भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए एक वित्त पोषक निकाय के रूप में कार्य करता है। ये बातों को हम पहले ही बता दिए हैं कि इसका मेन काम क्या है। आगे चलते हैं। उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला उसका उद्देश्य है पुस्तकालय आंदोलन को क्या करना? बढ़ावा देना। जो पुस्तकालय आंदोलन चल रहा है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। दूसरा है राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनाना या बनवाना या मदद करना, आगे चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। क्या देता है? ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है और टेक्निकल सपोर्ट देता है। किसको देता है? पब्लिक लाइब्रेरी को। आगे चलते हैं। संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। यह बात भी सही है। आगे चलते हैं। साहित्य का प्रकाशन और सूचना केंद्र। आप देखेंगे कि जो RRRLF है ना, बहुत सारा प्रकाशन करता है। तो आगे हम RRLF के जो प्रकाशन RRLF द्वारा किया जाता है उन बातों को भी हम इन डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अनुसंधान को बढ़ावा देना, मतलब पता है क्या करेगा? ये रिसर्च को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। सरकार को सलाह देना, मतलब देश में पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, इन बातों को भी जो RRRLF है ना, वो क्या करता है? दिशा निर्देश देता है और उस पर क्या करता है? सलाह देता है। आगे चलते हैं। राज्य सरकारों के साथ क्या सहयोग रहता है RRLF का, वो भी हम देख लेते हैं। यह फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी, मतलब SLPC, ठीक है, और SLC नामक एक तंत्र के माध्यम से निकट सहयोग, सक्रिय भागीदारी में काम करता है, जिससे फाउंडेशन कहने पर प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाता है। जो फाउंडेशन जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, फाउंडेशन के कहने पे क्या करता है? प्रत्येक राज्य अपना यह क्या करता है? स्थापित करता है। आगे देखते हैं। फाउंडेशन के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए किसी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को फाउंडेशन द्वारा निर्धारित एक निश्चित राशि का योगदान करना आवश्यक होता है। अगर फाउंडेशन एक निश्चित राशि तय कर देती है, उसके द्वारा क्या करता है? वो फाउंडेशन के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए क्या करता है? कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसे क्या देता है? कोई राशि देता है। आगे देखते हैं। ये एग्जाम में आपका सवाल बना है DYRC, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल ये बन जाएगा आपके एग्जाम में कि DYRC किसकी पहल है? तो क्या बताएंगे? DYRC जो पहल है, ठीक है, वो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। ये कब शुरुआत हुआ? 2005-6 से फाउंडेशन ने, जो आप फाउंडेशन देख रहे थे, ठीक है, ने नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है, जो युवा खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के सहयोग से जिला युवा संसाधन केंद्र की विकसित करने की पहल भी शुरू की है। तो यहाँ से एक बार एग्जाम में बन गया था कि DYRC का पहल किसने शुरुआत किया? तो आप क्या बताओगे? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी तक मैंने जो बात बताया है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना, उन बातों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय जो फाउंडेशन है ना, उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? गुवाहाटी में है। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है? गुवाहाटी में। अगर हम सिर्फ नॉर्थ की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। अगर हम वेस्टर्न की बात करें, अगर हम वेस्ट की बात करें कि वेस्टर्न में इसका कार्यालय कहाँ है, तो इसका कार्यालय मुंबई में है। अगर हम साउथ में बात करें तो इसका कार्यालय कहाँ है?
चेन्नई में है। अगर हम बात करें ईस्टर्न की, तो ईस्टर्न में इसका कार्यालय कहाँ पे है? ईस्टर्न में इसका कार्यालय है कोलकाता में। उम्मीद करते हैं आपको RRRLF के जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। अभी आपने क्या देखा? जितने भी RRRLF के क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसके मुख्यालय को हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय फाउंडेशन के प्रकाशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जो प्रकाशन पढ़ेंगे ना, ठीक है, पहले पढ़ेंगे ई प्रकाशन, मतलब ई पब्लिकेशन। ई पब्लिकेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला है टैगोर बिब्लियोग्राफी। क्या है? टैगोर बिब्लियोग्राफी। ये क्या है, इन बातों को भी देख लेते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक वेब बिब्लियोग्राफी का संकलन है। अब तो आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको बिब्लियोग्राफी सबसे परेशान नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने बिब्लियोग्राफी और कैटलॉगिंग में अच्छा डिफरेंस बताया था कि क्या क्या बिब्लियोग्राफी है, क्या कैटलॉगिंग है। आगे चलते हैं। जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा टैगोर की जयंती के अवसर पर शुरू की गई कई परियोजनाओं का एक हिस्सा है। ठीक है, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा टैगोर की जयंती के अवसर पर शुरू की गई कई परियोजना का हिस्सा है। यह एक इंटरेक्टिव पोर्टल है। क्या है? इंटरेक्ट करने वाली पोर्टल है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसा ही आप उसे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे पोर्टल पे जाओगे तो वो भी आपके साथ क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और विभिन्न एक्सेस पॉइंट जैसे शीर्षक, लेखक, संपादक, शैली, भाषा, कीवर्ड के माध्यम से जानकारी प्रदान करता है। आपके लिए जो काम की जो मेन बात है ना, वो आप ये याद रखिएगा कि टैगोर बिब्लियोग्राफी जो है ना, किसका प्रकाशन है? तो आप क्या बताओगे कि टैगोर बिब्लियोग्राफी जो है राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का प्रकाशन है। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रिंटेड जो प्रकाशन है उस पर बात कर लेते हैं। पहला जो है बुक्स फॉर द मिलेनियन एट देयर डोर स्टेप। ठीक है, फिर से बुक्स फॉर द मिलेनियंस एट देयर डोर स्टेप। ये क्या है? ये राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कार्यक्रम की एक सूचना पुस्तिका है। क्या है? इंफॉर्मेशन पुस्तिका है। आगे चलते हैं। अगला है ए डिकेड ऑफ द फाउंडेशन। मतलब जैसे 1972 में ये बना है, ठीक है, तो 10 साल के बाद इसका क्या होगा? 10वीं एनिवर्सरी है, तो उस पर ये लिखा गया, प्रकाशन किया गया। ये फाउंडेशन के दशकीय समारोह का एक स्मारिका है जिसे RRRLF के निर्देशक द्वारा संपादित और 1983 में प्रकाशित किया गया था। मतलब 10 साल जो एनिवर्सरी, 10 साल जैसे 72 में यह बना, 10 साल के बाद 83 में यह कार्यक्रम हुआ, 10 की ये, उसमें ये क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। आगे चलते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज फॉर इंडिया, पर्सपेक्टिव एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज फॉर इंडिया, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रोजेक्शन। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आप पूछ देगा आपके एग्जाम में। तो डॉक्टर BP बरुआ द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर BP बरुआ द्वारा लिखित और पॉपुलर प्रकाशन द्वारा। किसके प्रकाशन? कौन सा प्रकाशन है इसका? पॉपुलर प्रकाशन द्वारा 1985 में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये 2-3 जो भी हैं प्रकाशन, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। पहला टैगोर बिब्लियोग्राफी, दूसरा बुक्स फॉर मिलेनियम्स, तीसरा ए डिकेड्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, चौथा नेशनल पॉलिसीज ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज फॉर इंडिया, पर्सपेक्टिव एंड प्रोजेक्शन। आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इंडियन लाइब्रेरी ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, ये किसके द्वारा संपादित किया गया है? KM जॉर्ज द्वारा संपादित और ओरिएंट लॉगमैन द्वारा 1985 में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय एंड न्यू लर्निंग, ये किनके द्वारा? डॉक्टर BP बरुआ द्वारा लिखित राजा राम मोहन राय स्मारक व्याख्यान और ओरिएंट लॉगमैन द्वारा 1988 में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 डिकेड्स है। जैसे A डिकेड्स था मतलब 10 साल, 2 डिकेड्स मतलब 20 साल पे। ठीक है, 20वें समारोह पे हुआ होगा। आगे चलते हैं। डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी,
भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय की एक निर्देशिका है, मतलब ये क्या है, एक डायरेक्टरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका नियमित प्रकाशन कौन कौन सा है, उन बातों को भी हम देख लेते हैं। एक सवाल आपके एग्जाम में जो बनता है, बार बार जो बनता है कि ग्रंथाना का प्रकाशन कौन करता है, तो क्या बताएंगे, ग्रंथाना का जो प्रकाशन है RRRLF करता है। ठीक है, अगला है इंडियन जनरल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज, इंडियन जनरल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज, इसकी प्रकाशन कौन करता है, इसका प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय फाउंडेशन करता है। अगला है राजा RRRLF न्यूज लेटर। ठीक है, इसका प्रकाशन भी कौन करता है, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन करता है। एनुअल रिपोर्ट को भी कौन प्रकाशित करता है, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो सीखे हैं कि जो जो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन जो जिसका इसका प्रकाशन करता है, आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ सवाल ऐसा भी बन जाता है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडी की फ्रीक्वेंसी द्विवार्षिक पत्रिका है ये। ठीक है, ये न्यूज लेटर कौन सा है, द्विमासिक पत्रिका है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनुअल रिपोर्ट में क्या है, एनुअल रिपोर्ट में राजा राम मोहन राय फाउंडेशन में जितने भी खर्च होते हैं, ठीक है, जितना इनकम एक्सपेंडिचर होता है, ये इनका वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, उसी को वो क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट पे छापते हैं और अपने वेबसाइट पे डालते हैं। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि राजा राम मोहन राय जो फाउंडेशन है ना, कौन कौन सा अवार्ड देता है। तो यहाँ से भी जो आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है कि राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कौन कौन से अवार्ड देता है, तो एक बात उसके भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय पुरस्कार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय पुरस्कार। ठीक है, ये क्या है, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन प्रतिवर्ष एक सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को पुरस्कार प्रदान करता है। इसके बाद से ही निहित है कि ये किसको मिलेगा, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को यह मिलेगा। अगला देखते हैं सर्वश्रेष्ठ जिला पुस्तकालय पुरस्कार। ठीक है, देश में 6 क्षेत्रों में प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ जिला पुस्तकालय के लिए 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पुस्तकालय पुरस्कार, ये इसके बाद से ही निहित है। ठीक है, 2005 से फाउंडेशन ने प्रति राज्य एक सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पुरस्कार भी शुरू किया है। यह सवाल आपके एग्जाम में बन जाएगा कि कब से शुरू किया है, तो बताएंगे आप 2005 से यह पुरस्कार शुरू किया है। किसने शुरू किया है, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन ने। अगला देखते हैं RRRLF फेलोशिप। ठीक है, पुस्तकालय सेवाओं के क्षेत्र में 5 प्रख्यात व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान की जाती है जिसने पुस्तकालय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे देखते हैं वार्षिक राजा राम मोहन राय पुरस्कार। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तक प्रणाली और सेवाओं के विकास के क्षेत्र में सबसे अच्छे लेख योगदानकर्ता को या पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए उपायों को सुझाव देने वालों को वार्षिक राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ तक हमारा राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का जो अवार्ड है वो खत्म हुआ। आगे हम चलते हैं सॉरी आगे इसके कार्यक्रम को हम देखते हैं, इसके कौन कौन से कार्यक्रम है। ठीक है, पहला जो कार्यक्रम है ना वो मुख्य पुस्तक सहायता योजना है। तो क्या है, इसमें पुस्तकों और दृश्य सामग्रियों के भंडारण हेतु मतलब स्टोरेज के लिए क्या करता है, सहायता करता है। अगला है ग्रामीण पुस्तक केंद्र और मोबाइल पुस्तकालय सेवाओं का विकास। ठीक है, ग्रामीण पुस्तक केंद्र, ठीक है, और मोबाइल पुस्तकालय सेवाओं का क्या करता है, विकास में ये क्या करता है, सहायता करता है। कौन करता है, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। इसके साथ और भी सहायता योजना है, उन बातों को भी हम देख लेते हैं। सेमिनार करवाएगा, कार्यशालाएं करवाएगा, प्रशिक्षण करवाएगा, पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करवाएगा। मतलब ये सब चीजें राजा राम मोहन राय फाउंडेशन करवाता है। क्यों करवाता है, कि पुस्तकालय के बारे में लोग अवेयर हो सके, लोगों की रीडिंग हैबिट डेवलप्ड हो, उनका विकास हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। पुस्तकों के भंडारण और प्रदर्शन के लिए भी ये सहायता करता है, ये बातों को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्वैच्छिक संगठनों को सहायता और जन पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालय को स्थान बढ़ाने हेतु सहायता, जैसे जो जिला स्तर के नीचे का पुस्तकालय है उसको भी ये स्पेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, जगह बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, वित्तीय हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों और जिला पुस्तकालयों को
शैक्षिक उद्देश्य के लिए टीवी और वीसीआर खरीदने हेतु सहायता करता है। एक बात आपको बता दूं, ठीक है, अभी तो टीवी वीसीआर का टाइम नहीं है, अभी तो क्या है, टीवी वीसीआर तो देता ही देता है, साथ में कंप्यूटर के सिस्टम भी मिलता है, उसे इंटरनेट की सुविधा भी मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि आपको पता है हमारा जो लाइब्रेरी है ना, उसका जो फॉर्म है वो 4 प्रकार से है। वो चारों प्रकार मैं आपके एक सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। तीसरा को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। चौथा को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी। एक मिनट में आपका समय लूंगा, इन बातों को मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रिंटेड ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पुस्तकें, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में रखी हुई है, मतलब जहाँ हम जाके पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, चाहे पुस्तक है, मैगजीन है, कोई भी रीडिंग मटेरियल्स है, उसे हम जाके फिजिकल रूप में हम पढ़ सकते हैं, तो वो कैसा लाइब्रेरी हुआ? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हुआ। दूसरा है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब ये हुआ कि लाइब्रेरी बना हुआ है, हम गए इलेक्ट्रॉनिक रूप में, कंप्यूटर के रूप में, सीडी के रूप में, ठीक है, डीवीडी के रूप में, हम उसे क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या है, ठीक है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। वहाँ पर कोई भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं रहेगा, ठीक है, हम जो भी करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही करेंगे, तो ये कैसा लाइब्रेरी हुआ? डिजिटल लाइब्रेरी हुआ। तीसरा हम कौन सा लाइब्रेरी है? तीसरा हाइब्रिड लाइब्रेरी, जहाँ पे दोनों सुविधा आपको मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल भी होगा, ठीक है, और डिजिटल रूप में भी होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड लाइब्रेरी। चौथा है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस करके आप स्टडी मटेरियल को या रीडिंग मटेरियल्स को पढ़ सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल लाइब्रेरी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लाइब्रेरी के ये 4 फॉर्म पते चल गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है? ठीक है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय को शैक्षिक उद्देश्य के लिए टीवी वीसीआर खरीदने हेतु ये सहायता करता है। सिर्फ टीवी वीसीआर नहीं देता है, कंप्यूटर खरीदने के लिए भी सहायता करता है, और ठीक है, इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाल पुस्तकालयों या जन पुस्तकालयों की बाल शाखाओं को सहायता करता है, ठीक है। ये गैर समानता देता, मतलब ऐसा नहीं है कि भेदभाव करता है। आगे चलते हैं। शताब्दी समारोह मनाने वाले सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी सहायता करता है। जो पुस्तकालय शताब्दी समारोह बनाते हैं उसे भी ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या क्या कीजिए, आप अपने कमेंट बॉक्स जहाँ मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके कमेंट बॉक्स में जाइए। आपको जो बात समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उन बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर देंगे, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी अन्य प्रमुख गतिविधियां और योगदान क्या है, इन बातों को भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना प्रणाली नीति तैयार करने में प्रमुख भूमिका है किसका? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का। आगे चलते हैं। जन पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं पर दिशा निर्देश प्रकाशित करता है। इन बातों को भी हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। आगे चलते हैं। पुस्तकालयों में पुस्तकों की हानि की रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पे 1 लाख पुस्तक है, और आपको पता चल रहा है कि कुछ दिन बाद वहाँ पे 70,000 पुस्तक हो गई, 25 मतलब और कमरा है, 50,000 हो रहा है, तो कितनी पुस्तकों की हानि हो रही है? ठीक है, मान लीजिए अगर 60,000 है तो 1 लाख पुस्तक है तो 40,000 पुस्तकों की हानि हुई। तो इन बातों का भी ये ध्यान रखता है, इसका भी ये रिपोर्ट तैयार करता है। कौन तैयार करता है? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। हर वर्ष राजा राम मोहन राय स्मृति व्याख्यान, मतलब ये लेक्चर, ठीक है, आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय फाउंडेशन के द्वारा। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा राजा राम मोहन राय फाउंडेशन समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे प्रमोटर को, यूजीसी के बारे में। तो यूजीसी में सबसे पहला जो सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ना, कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे? यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक बात बताइए, ठीक है, कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने का पर्पज क्या रहा होगा, ठीक है, मतलब सरकार के मन में क्या चला कि एक ऐसा निकाय बनाना पड़ा जो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल में, मतलब उच्च शिक्षा में मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के लिए एक संस्था बनाया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूजीसी बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आखिरकार यूजीसी बनाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी, उन बातों को भी हम समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखिए एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है राधा कृष्णन, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, ठीक है। कमेटी क्या करने के लिए बनी उन बातों को भी हम देखते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। फिर से देख लेते हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आपसे पहला जो सवाल यहाँ से बन जाएगा कि राधाकृष्णन कमेटी का संबंध किससे है, ये कमेटी कब बनी, तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूजीसी के बनाने के लिए, विश्वविद्यालय बनाने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो आप क्या बताओगे, राधाकृष्णन कमेटी। ये सवाल आपको तीनों टाइप से पूछ सकता है, ठीक है, तो आप तीनों एंगल से इसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या जो कमेटी बनी उसका रिपोर्ट क्या आया, उसकी सिफारिश क्या आई, उन बातों को भी हम देख लेते हैं। आयोग ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पूरे भारत में विश्वविद्यालय के लिए एक अनुदान आयोग की सिफारिश की। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजीसी की स्थापना, इस सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1952 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। आगे चलते हैं। इसका उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। अब यहाँ से जो 3-4 सवाल बनेगा उन बातों को मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहला जो सवाल बनेगा आपके एग्जाम में कि राधाकृष्णन कमेटी का संबंध किससे है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि 1948 में कौन सी कमेटी बनी थी। तीसरा सवाल ये बनेगा कि एक विश्वविद्यालय आयोग बनाने की सिफारिश हुई, उस कमेटी का नाम क्या है। ठीक है, आगे जो सवाल बनेगा कि यूजीसी की स्थापना कब हुई। ठीक है, उसका अगला सवाल बनेगा इसका उद्घाटन कब हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला। यूजीसी को विधिवत रूप से 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने का पर एक वैधानिक निकाय बनाया गया। यहाँ से 3-4-7 सवाल क्लियर आपका हो जाएगा कि इसके लिए कमेटी कब बनी, ठीक है, उसे बनाया कब गया, ठीक है, उसका उद्घाटन कब किया गया और उसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो इस स्लाइड से आपका इन बातों का क्लियर हो जाएगा। तो आप इस स्लाइड को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये बात कर रहे थे, ठीक है, कि आखिरकार यूजीसी बनाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी। तो मैं एक बात आपको बता दूं क्लियर रूप में कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानता हूं कि ठीक है कि आपका घर है, आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई आदमी, ठीक है, एक ना कोई आदमी तो आपके घर को हर चीज़ मैनेज करता है, फाइनेंशियली मैनेज करता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है फाइनेंशियली फिजिकली तो कोई ना कोई मेंटेन करता है, उसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस रूल्स बनाता है घर के लिए। उसी प्रकार ठीक है, भारत में उच्च शिक्षा के लिए जो संस्था जिम्मेदार है रूल्स बनाने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए, वो कौन सा है, यूजीसी है। ये क्या क्या काम करता है इन बातों को देखते हैं। एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानता हूँ कि कोई बच्चा मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या सिलेबस होगा, उसके लिए उसके टीचर का क्या क्वालिफिकेशन होगा, उसके लिए उसके टीचर का क्या सर्विस मतलब सेवा शर्त होगा। इन सभी बातों को यूजीसी मतलब एक निकाय है जो यूजीसी है वो क्या करता है, सबको मॉनिटर करता है, मतलब क्या करता है, गाइडलाइंस बनाता है। तो इन बातों को आप समझ गए होंगे कि हायर एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए जो संस्था है वो कौन सा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। उम्मीद करते होंगे आपको यूजीसी समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं इसको एक और एंगल से आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मास्टर में पढ़ रहे होंगे, तो आपका कोई ना कोई जो सिलेबस होगा, ठीक है, आपका कोई ना कोई जो सिलेबस होगा, ठीक है, इस सिलेबस को कौन रेडी करेगा, ठीक है, इसका क्या मापदंड होगा, इसके जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं, टीचर हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, इनका जो टीचर है उनका प्रमोशंस कैसे होगा, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए कितनी सर्विसेज चाहिए, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इन सभी बातों को जो संस्था मॉनिटर करती है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों को समझ आया होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। यहाँ से दो सवाल आपका बनेगा, ठीक है, कि पहला इसके यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जब यूजीसी का उद्घाटन हुआ था उस समय जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, 1953 में, उनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर। क्या था? शांति स्वरूप भटनागर। और 1956 से 61 के बीच में जो व्यक्ति यूजीसी के अध्यक्ष रहे उनका नाम है सीडी देशमुख। क्या है? सीडी देशमुख। तो आइए सीडी देशमुख के बारे में कुछ जान लेते हैं। वो एक भारतीय सिविल सेवक थे। क्या थे? सिविल सेवक थे। उन्हें 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय के रूप में जाना जाता है। ये भी इनका एक फैक्ट है कि ये प्रथम गवर्नर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी एक सवाल आपके एग्जाम में बन जाएगा जो करंट अफेयर के रूप में भी हो सकता है आपका एग्जाम में बन जाए, ठीक है। कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है यूजीसी का? तो यूजीसी का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है ना, वो विनीत जोशी है। कौन है? विनीत जोशी है। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपका 2-3 जो सवाल बनने वाला है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूजीसी की क्या प्रमुख भूमिका है, इन बातों को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्य करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। जैसे मैं बात करता हूँ, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। अभी रिसर्च स्कॉलर से आप नहीं समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए मैं पीएचडी में एडमिशन लिया तो मैं क्या बना? रिसर्च स्कॉलर बन गया, ठीक है। तो रिसर्च में क्या कैसे कैसे मतलब क्या क्या गाइडलाइंस होगा, कितने दिनों का कोर्स वर्क होगा, कितने दिन का रिसर्च का काम होगा, क्या क्या रिसर्च में पढ़ना है, क्या क्या कोर्स वर्क में हमें पढ़ना है, इन सभी बातों को कौन मॉनिटर करेगा? वो जो संस्था है वो क्या कहलाएगा? यूजीसी कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, निर्धारण एवं गुणवत्ता बनाए के लिए कार्य करता है। देखिए एक बात आपका आया कि क्वालिटी मेंटेन करना, तो ठीक है, मैं आपको इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है कि आपको सिर्फ पैसा लेके पीएचडी करवा देगी, ठीक है। तो क्या वो मेंटेन कर रहा है, क्वालिटी मेंटेन कर रहा है? नहीं, क्वालिटी मेंटेन कर पा रहा है। क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहा है? उस टाइप के जो यूनिवर्सिटी है उस पर यूजीसी की नज़र रहती है कि ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन इन मापदंडों में खरा नहीं उतर रही है। तो आप देखते होंगे आए दिन न्यूज में आता रहता है इस यूनिवर्सिटी को मतलब लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। क्यों रद्द कर दिया जाता है? कि वो उसके मापदंड पे क्या करते हैं? खरे नहीं उतरते हैं। मतलब वो गुणवत्ता, जो शिक्षा का गुणवत्ता है, जो उनका स्टैंडर्ड है, उस पर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका लाइसेंस क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो इन सब बातों को कौन देखता है? इन सब बातों को भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देखता है। आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा सुधार पर सलाह देता है। देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक और काम ये भी है ना, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक काम ये भी है, ठीक है, कि जो उच्च शिक्षा है ना, जो उच्च शिक्षा है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी सलाह देता है कि आपके मतलब राज्य में यहाँ यहाँ दिक्कत है, ठीक है, कि आप ऐसा सुधार कर लीजिए तो आपका क्या है, हायर एजुकेशन में अच्छा हो जाएगा। ये कौन सलाह देता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी हम एक बात और बात कर रहे थे, शिक्षकों की योग्यता, जो भी हम बात कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के बारे में बात कर रहा था कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि आपको पता है, ठीक है, 2 तरीका से आप वैकेंसी लिया जाता है। एक को पहले पता है कि एग्जाम लेके रिटर्न और इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आप तो पहले मास्टर होनी चाहिए, मास्टर के बाद आपको यूजीसी नेट निकालना होना चाहिए। अगर आप नेट है तो नेट निकालना होना चाहिए, जेआरएफ है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट से आते हैं, वहाँ का एग्जाम है तो यस तो सेट निकालना होना चाहिए, ठीक है। अगर नेट और सेट नहीं है तो आपकी पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो तरीका रिटेन वाला है, ठीक है। एक तो एपीआई स्कोर आया था 2017 में, ठीक है, कि जो आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स जुड़ेगा, मास्टर का मार्क्स जुड़ेगा, जो रिसर्च में आपने काम किया है, जो रिसर्च पब्लिकेशन किया, उन सभी मार्क्स को जुड़ के वो क्या बनेगा? एपीआई स्कोर बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन बातों को भी पता चल गया होगा कि शिक्षकों की योग्यता पे भी ये ध्यान रखता है, ठीक है। अभी मैंने सिलेबस पे भी बात किया था, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम पे भी ध्यान देता है। कौन ध्यान देता है? सॉरी, यूनिवर्सिटी ग्रांट
कमीशन। सॉरी, आगे देखते हैं। शिक्षक मानकों आदि को लेकर नियम बनाता है, कौन बनाता है? ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाता है। आगे चलते हैं। पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में यूजीसी की प्रमुख गतिविधियां क्या क्या उसकी गतिविधियां हैं, प्रमुख गतिविधियां, उन बातों को भी हम देखते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को वित्तीय सहायता देता है, कौन देता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देता है, मतलब यूजीसी देता है। ठीक है, पुस्तकालय भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि के लिए सहायता देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुस्तकों एवं जर्नल्स की खरीद के लिए भी ये क्या करता है? अनुदान देता है। अब देखिए, सॉरी, बुक बैंक योजना। बुक बैंक योजना जैसे गरीब और जरूरतमंदों के लिए, गरीब और जरूरतमंद छात्रों को लंबे समय के लिए महंगे पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता कराता है। ठीक है, अब ये योजना बंद कर दिया गया। यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, एक है बुक सॉरी बुक बैंक योजना, एक है बुक कूपन योजना। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, एक है बुक बैंक योजना, एक है बुक कूपन योजना। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे बुक बैंक योजना के बारे में। हम क्या कर रहे थे कि एक योजना है बुक बैंक योजना, एक है बुक कूपन योजना। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? बुक बैंक योजना जो है ना, वो यूजीसी की योजना है। किसकी है? यूजीसी की योजना है। और बुक कूपन योजना जो है ये यूनेस्को का। आगे हम चलेंगे, ये 1948 में यूनेस्को ने शुरुआत किया था। आगे चलते हैं। सीडीसी की गठन किया था किसने? यूजीसी ने 1990 में। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सीडीसी का फुल फॉर्म भी आएगा कि सीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, उसका लेक्चर समाप्त होता है। अब हम यूनेस्को की ओर चलते हैं, तो आगे देखते हैं यूनेस्को को। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके एग्जाम में सवाल बनेगा ना कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे कि यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को स्थापित किया गया। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन बातों को भी हम देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है ना 16 नवंबर 1945 को लंदन सम्मेलन में उत्पन्न हुआ था, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 44 देशों ने भाग लिया था। एक तो होता है कि उसमें कितने लोग भाग लिए। मान लीजिए, इन बातों को मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने भाग लेंगे वो उतने लोग उसके उस दिन सदस्य बन जाएंगे। सदस्य वही लोग बनते हैं जो एजेंडा सेट होता है, जो कॉमन प्रोग्राम सेट होता है, उस पर जितने लोग हस्ताक्षर करते हैं, जितने लोग साइन करते हैं, सिग्नेटरी होते हैं, जितने लोग रेटिफाइड करते हैं, उतने ही उस दिन उसके सदस्य बनते हैं। तो उसमें कितने लोग ने सदस्य, 44 लोग में कितने लोगों ने उसे अनुमोदित किया था? 20 लोगों ने किया था। तो ये बात आपको क्लियर हुआ कि उन दिन जब 44 लोग थे उसमें कितने लोग रेटिफाइड किए थे? 20 लोग। ठीक है, 20 देशों ने किया, सॉरी लोग नहीं, 20 देशों ने उसको अनुमोदित किया। आगे चलते हैं। उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर जो है ना फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। अभी उसके कितने सदस्य हैं? तो अभी उसके 193 सदस्य हैं। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से भी आपका एग्जाम में सवाल बन जाता है कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, इसके प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, इसका टैगलाइन क्या है।
ठीक है, तो उन बातों को भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जूलियन हिक्सले है। क्या है? जूलियन हिक्सले है। ठीक है, इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? एंड्री अजोले हैं। क्या है? एंड्रू अजोले। इसका टैगलाइन क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। ठीक है, यहाँ से आपका जो 3 सवाल बनेगा उसका प्रेजेंट डायरेक्टर पूछेगा आपसे। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल पूछेगा, इसका टैगलाइन पूछेगा। आगे चलते हैं। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IFFP। ठीक है, ये किसके तहत शुरू किया था, इन बातों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी IFFP का शुरुआत 2001 में हुआ था। तो आइए इसको देखते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ठीक है, इसी के तहत यूनेस्को का मानना है कि जानकारी तक पहुंच हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर आप पॉलिटी थोड़ा बहुत जानते होंगे तो मैं बता दूं, ठीक है, कि जो हमारा संविधान का भाग 3 है, ये हम जानते हैं फंडामेंटल राइट से। क्या जानते हैं? फंडामेंटल राइट से है। ये इसके जो किस किस आर्टिकल के बीच में है? 12 से लेके 35 के आर्टिकल के ये बीच में है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। क्या बता रहा है यूनेस्को? यूनेस्को ये बताना चाह रहा है कि जानकारी तो जो पहुंच है ना, हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कई कार्यक्रम और घोषणा पत्र तैयार किया है। कौन? यूनेस्को ने किया। तो उसके तहत उसने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है IFAP। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो सवाल ये बन जाएगा ना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स। क्या है? इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है ये भी हम जान लेते हैं कि ये प्रोग्राम के माध्यम से डिजिटल साक्षरता, सूचना नैतिकता और भाषा विविधता को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। कौन? यूनेस्को देता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। इसका शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना। एक चीज आप देख रहे होंगे, यूनेस्को जो है ना, ठीक है, शांति और सुरक्षा पे बल देता है। क्यों देता है? आपको पता है कि एक चीज आप मान के चलिए कि जो कंट्री ज्यादा शांत रहेगा, ठीक है, टेक्निकली उसका विकास शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा होगा, ठीक है, कल्चर के क्षेत्र में ज्यादा होगा। तो इसलिए यूनेस्को ने एक कॉमन एजेंडा बना के रखा है, ठीक है, कि हम शांति और सुरक्षा पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हम शिक्षा का विकास कर पाएंगे, संस्कृति का विकास कर पाएंगे, विज्ञान का विकास कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए जहाँ पे आसान कंट्री है, जैसे मान लेते हैं कि पड़ोसी ऐसा देश है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है, वह अशांति, अब देख रहे हैं वहाँ पे शिक्षा का विकास हो पा रहा है क्या? वहाँ कल्चर डेवलपमेंट हो पा रहा है क्या? ठीक है, एक कंट्री है, आपको पता ही होगा, ठीक है, डिक्टेटर ही है वहाँ पे, आप वहाँ का भी देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वहाँ पे क्या कल्चर का डेवलपमेंट हो पा रहा है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पे कोई केओस रहेगा, जहाँ पे जिंदगी अस्त व्यस्त रहेगी, वहाँ पे ना तो शिक्षा हो सकता है, ना तो संस्कृति हो सकती है, ना तो वहाँ विज्ञान डेवलप करेगा, ना तो वहाँ साइंटिफिक चीज डेवलप करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जाति, लिंग, भाषा, ये देखते हैं। जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। इन बातों को भी आप समझ लिए, इस बातों को आप रिलेट कर लीजिएगा आर्टिकल 15 से। ठीक है, वहाँ पे भी हम जब हम संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसी टाइप का चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका क्या क्या विशिष्ट उद्देश्य है, मतलब स्पेशल एम है? शिक्षा के माध्यम से शांति में योगदान, मैं बता रहा था ये बात, अभी मैंने आपको बताया ही। ठीक है, सदस्य देशों को शैक्षिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, ये इसका है कि जो जो इसके सदस्य देश है उसमें क्या करता है? शैक्षिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना, ये बात आपको पता है, आपको भी पता होगा कि जैसे ही हम ज्ञान का विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे, चीजें करेंगे, ठीक है, तो हर के क्षेत्र में नॉलेज में वृद्धि होगी। यह तो आपको पहले से पता है, ये काम भी किसका? यूनेस्को का। आगे चलते हैं। शैक्षिक, वैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में ज्ञान के विकास और आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना किसका है? उद्देश्य किसका है? ये उद्देश्य, ठीक है, ये है यूनेस्को का उद्देश्य। आगे चलते हैं। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अनुसंधान और चर्चा जैसे बौद्धिक गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना। ये आप देख रहे होंगे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हुए थे, एसोसिएशन हुए थे, अब देख रहे हैं जितने भी प्रमोटर्स हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखते हैं।
क्यों संबंध रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, क्यों संबंध रखते हैं ये प्रमोटर्स के साथ? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी, अगर आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे, तो लाजमी है कि दोनों के नॉलेज में क्या होगा, वृद्धि होगा। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, ठीक है, ये काम भी करता है, ये सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण करता है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के तहत आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ को यूनेस्को लिस्ट में वो शामिल कर लेता है। क्यों करता है? उसका क्या करना चाहता है? संरक्षण करना चाहता है। जैसे नालंदा को उसने किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो जो विरासत, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक पुरानी चीज़ें हैं, वो ऑब्सोलेट हो रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो उस सूची में, लिस्ट में डाल के उसका क्या करता है, उसको डेवलपमेंट करता है। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आइए, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनेस्को इन लाइब्रेरियनशिप एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ से हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ से जो सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ना, जो यूनेस्को का जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है ना, वहाँ से सवाल पहला ये बन जाता है कि ये कब आया। ठीक है, 1949 में आया, फिर 72 में आया, फिर 1994 में इसमें संशोधन हुआ, 72 में भी संशोधन हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, उन बातों को भी हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस में जहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल रहना रहेगा, ठीक है, जहाँ पे हमको ऊपर ऊपर से पढ़ाना रहेगा, हम ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा, ठीक है, कि इसको हम थोड़ा इन डेप्थ जाना चाहिए, जहाँ वर्टिकल जाना है वर्टिकल जाएंगे। क्यों जाएंगे वहाँ पे वर्टिकल? क्योंकि उसका ये मतलब ये है कि उसके सवाल पूछने का जो चांस है ना, हो सकता है वहाँ से गहराई में सवाल बना दे। ठीक है, तो हम जब ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना, तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जाने का जरूरत पड़ रहा है, हम वहाँ पे वर्टिकल भी जाके हम चीज़ों को देख लेंगे। आगे चलते हैं। यूनेस्को अपने सदस्य राष्ट्रों को पुस्तकालय की स्थापना, ठीक है, पुस्तकालय सेवाओं का विकास तथा ग्रंथालयित्व के क्षेत्रों में सभी स्तरों पर विकास के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इन बातों को भी तो देखा ही गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में इसकी प्रमुख गतिविधियां निम्न है। ठीक है, चलते हैं। पहला क्या है, पुस्तकालय, अभिलेखागार एवं प्रलेखन सेवाएं। क्या है ये, इन बातों को हम देखते हैं। अपने स्थापना काल से ही यूनेस्को द्वारा प्रौढ़ शिक्षा, देखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम में सहायता प्रदान करता। आप देखे होंगे यूनेस्को का बहुत सारा कार्यक्रम है जो वो चलाता है, जिससे प्रौढ़ शिक्षा में विकास हो सके। ठीक है, और ये साक्षरता कार्यक्रम भी चलाता है। आगे चलते हैं। इस हेतु यूनेस्को ने 1949 में, अभी मैंने बताया, मैनिफेस्टो फॉर लाइब्रेरी पब्लिक नामक महत्वपूर्ण प्रलेख जारी किया। ठीक है, इसे पुनः संशोधित करके 72 में, फिर पुनः संशोधित करके 1994 में इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बिंदु है। मतलब ये जो लाया है, पहला तो ये बनेगा कि कब कब लाया, तो 1949 में लाया, फिर उसका संशोधन 1972 में हुआ, फिर उसका संशोधन क्या हुआ, 1994 में हुआ। तो देखते हैं इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, उन बातों को भी हम देखते हैं। यूनेस्को ने 1951 ईस्वी में, ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, पहला सवाल यही आपके एग्जाम में छपेगा कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ना, इसकी स्थापना किसके मदद से हुई? तो क्या बताओगे? यूनेस्को की सहायता से। और कब हुआ? 1951 में। एक सवाल क्लियर हुआ आपका। दूसरा बनेगा 1954 में मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने के लिए ये क्या किया? सहयोग किया। तीसरा है 1959 में एग्नू नाइजीरिया का जो क्षेत्र है, इसमें केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग दिया है। कौन दिया है? यूनेस्को दिया है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए हो, और आप समझ गए हैं तो इसका आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, लैटिन अमेरिका में विश्वविद्यालय के विकास पर आयोजित संगोष्ठी में की गई सिफारिशों के आधार पर अमेरिका के पुस्तकालयों में अत्यधिक सुधार हो रहा है। यह बात उस मैनिफेस्टो में यह बताया जा रहा है कि लैटिन अमेरिका में जो विकास हो रहा था, विश्वविद्यालय के विकास पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ से, उस कॉन्फ्रेंस के कारण, ठीक है, जो उसमें सिफारिश की गई थी, उससे भी अमेरिका में पुस्तकालय का विकास हो रहा है। तो हम भी कुछ ऐसा करते हैं। आगे चलते हैं। थाईलैंड तथा ट्यूनीशिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय की संघ सूची के निर्माण के लिए कंप्यूटरों की सहायता की जा रही है। ठीक है, यूनेस्को ने जिस टाइप का टेक्निकल सपोर्ट देता है, उसी में से एक है कि थाईलैंड और ट्यूनीशिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ सूची के निर्माण के लिए कंप्यूटर की सहायता
दी जाती है। आगे देखते हैं, प्रलेखन के क्षेत्र में मतलब डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, सूचना संग्रह करने के लिए, विश्लेषण करने तथा सूचना प्रसार के लिए एक सूचना प्रणाली को, जिसको इसोरीड मतलब इसोरीड सूचना पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सवाल यहाँ से ये बन जाएगा, जो इसोरीड है ना, इसोरीड है ना, किसके सहयोग से बना? तो सवाल आप ऐसे लगाइएगा, इसका आंसर या दो ऑप्शन रहेगा, यूनेस्को प्लस FID। तो आप क्या लगाओगे? FID, यूनेस्को प्लस FID। ठीक है, अगर हमारा आप FID का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरा जाके FID का लेक्चर देखिए, आपको FID के बारे में इन डिटेल्स पता चलेगा। ठीक है, उसमें मैंने 4 ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया उस लेक्चर में, इफला, FID। ठीक है, 2 और को मैंने उसमें कवर किया है, एक SLA को भी कवर किया है उसमें। ठीक है, तो आप जाके उस लेक्चर को देखिए, तो आपको FID के बारे में इन डिटेल्स नॉलेज हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूनेस्को ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस मतलब ICSU के सहयोग से यूनिसिस्ट योजना, ये भी सवाल बनेगा कि यूनिसिस्ट योजना किसका है? तो यूनिसिस्ट योजना जो है यूनेस्को का है, ये कब आया? तो ये 1971 में आया। तो ये किसके सहयोग से बना? तो आप क्या बताओगे? ICSU। फिर इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो आप क्या बताओगे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस। क्या बताओगे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस। आगे चलते हैं, 1976 में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI की स्थापना यूनिसिस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल ये बनेगा, सबसे पहले इसमें बनेगा कि जो PGI प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप बताइएगा कि PGI जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 1976 में हुई। फिर ये सवाल बन जाएगा कि PGI का फुल फॉर्म क्या है? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए आप इसको स्टार मार देता हूँ, आप इसे रट्टा मार लीजिए। क्यों रट्टा मारिए? ये PGI उल्टा चलेगा, P से इधर से प्रोग्राम आएगा, G से यहाँ पे जनरल आएगा, I से यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगा। तो PGI का फुल फॉर्म होगा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या याद करना है? PGI का फुल फॉर्म क्या है? जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। आगे चलते हैं, PGI और अन्य सेवाओं को मिलाकर, ठीक है, फिर इसे जनरल इन्फॉर्मेशन सर्विस बनाया गया। क्या बनाया गया? जनरल इन्फॉर्मेशन सर्विस बनाया गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इन बातों का आपका समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं डालिए, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रंथ उत्पादन में सहयोग। ठीक है, इन बातों को भी देखते हैं। अधिकतर विकासशील देशों में अपनी स्थानीय भाषा में ग्रंथों की कमी की एक प्रमुख समस्या। नेचुरल बात है, आपको पता है जितने भी देश हैं लोकल लैंग्वेज में बुक तो बहुत कमी है। जैसे मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है, या फिर आप देखे भी होंगे इन सब बातों को। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कितनी विविधता है, इंडिया जो है विविधताओं का देश है। कितनी लोकल लैंग्वेजेस हैं? क्या सभी लैंग्वेजेस में सभी चीज़ की बुक अवेलेबल है? नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आप गौर भी किए होंगे, इन बातों का समझ भी आपको होगा कि अगर कोई भी चीज़ आप लोकल लैंग्वेजेस में सीखते हो तो आप जल्दी सीखते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास उस टाइप का जो मटेरियल ही नहीं होगा तो आप कैसे सीखोगे? इस बातों पे भी यूनेस्को का बहुत जोर था, इस बातों पे, ठीक है, कि स्थानीय भाषा में बुक हो। ठीक है, मतलब स्टडी मटेरियल हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अधिकतर विकासशील देशों में अपनी स्थानीय भाषा में ग्रंथों की कमी एक प्रमुख समस्या थी। तो इसका निवारण करने के लिए कुछ तो कुछ करेगा वो। ठीक है, कौन करेगा? यूनेस्को। इस हेतु यूनेस्को ने अपने संविधान में उच्च स्तरीय ग्रंथ उत्पादन को प्रगति देने के लिए कई घोषणाएं की। ठीक है, प्रत्येक देश हेतु नेशनल बुक डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना पर बल दिया। देख लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, यह सवाल बन जाएगा आपके एग्जाम पे कि नेशनल बुक डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना पर किसने बल दिया? तो यूनेस्को ने बल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया गया। यह भी सवाल बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष किसके कहने पर मनाया गया? तो यूनेस्को के कहने पर मनाया। और कब से मनाया गया? तो 1972 से मनाया गया। आगे चलते हैं, ठीक है, तथा ग्रंथों से संबंधित 10 सूत्रीय चार्टर बनाया गया। यही बताया जाएगा, आपके एग्जाम में सवाल बनेगा कि 10 सूत्रीय जो चार्टर है ना, किसके द्वारा दिया गया? तो आप क्या बताएंगे? 10 सूत्रीय चार्टर जो है यूनेस्को के द्वारा दिया गया। ठीक है, जिसे पढ़ने का अधिकार सबको है, ग्रंथ शिक्षा के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इस टाइप का इसमें प्रमुख बिंदु हैं। आगे चलते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण गतिविधियां। ठीक है, आगे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल। व्यवसायिक प्रशिक्षण गतिविधियां विकासशील देशों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव भी एक प्रमुख समस्या है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में लाइब्रेरियन तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरियन नहीं है,
लेकिन हमारे यहाँ आज तक भी ये समस्या बनी हुई है, ठीक है, कि जो लाइब्रेरियन है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेंड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। मैं कैसे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप, अगर आप बिहार का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, या फिर झारखंड का एग्जांपल ले लेंगे, यूपी का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, बहुत सारा लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है, उनके मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में, काम कैसे होता है, उन बारे में इन्हें पता नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या किए हैं, पढ़ाई कर ली है, डिग्री ले ली है, बाकी उन्हें कुछ भी पता नहीं है। जैसे कोहा के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, कोहा काम कैसे करता है, ग्रंथाना काम, सॉरी, ई ग्रंथालय काम कैसे करता है। तो क्या है ना कि ये सब चीज़ के लिए डेवलप करने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए यूनेस्को ने क्या किया, ठीक है, यही बात वो बता रहा है कि कर्मचारी, जैसे ये तो हम स्टूडेंट लेवल पे बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यही स्टूडेंट तो जाके कहीं ना कहीं टीचर बनेगा, सॉरी लाइब्रेरियन बनेगा, ठीक है, तो वो जो स्किल है ना, वो तो वहाँ पे कम ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने स्कूल लेवल पे ये इन सब चीज़ों को तो सीखा ही नहीं है, ठीक है। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं मिला, क्योंकि उस टाइप का जो सिस्टम है, जो उस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इन बातों पे से दूर भागते हुए, ठीक है, हम इन बातों को देखेंगे कि प्रशिक्षित कर्मचारियों को अभाव के कारण भी एक समस्या है, ठीक है। इसके लिए कुछ ना कुछ यूनेस्को करेगा, तो इसके निवारण हेतु यूनेस्को ने विशेष ध्यान दिया है तथा कई विशेष पाठ्यक्रम, विशेषज्ञों की सभाएं, पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापकों हेतु पाठ्यक्रम संचालित किए तथा उच्च अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम चलाता रहता है कि लोग ट्रेंड हो सके और लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में, लाइब्रेरी के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। आगे चलते हैं। अब इसके प्रकाशन के बारे में भी बात करते हैं, यहाँ से भी सवाल भर भर के आता है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरे बातों पे थोड़ा सा भी भरोसा होगा, आप इसे पूरा कवर कीजिएगा। अगर आप इसे प्रमोटर्स को कवर कर लेंगे ना, तो आप ये जान लीजिए कि आपका 2 नंबर एग्जाम में 100% क्लियर है, ठीक है। आएगा ही आएगा, प्रमोटर से सवाल बनता ही बनता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रमोटर से सवाल नहीं बना है, ठीक है। इसलिए आप मेरी बात मानिए, इसको जितने बार भी देखना पड़े आप देखिए, नोट्स बनाइए, आप उसे कवर कीजिए। अगर आप कहीं बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़िए, लेकिन इन 3 टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यूजीसी, RRLF, ठीक है, और इसको आप क्या कीजिएगा, पूरा कवर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके क्या क्या प्रकाशन है उन बारों में हम भी बात कर लेते हैं। पहला जो है कॉपीराइट बुलेटिन है। क्या है? कॉपीराइट बुलेटिन है, ठीक है। ये कैसा प्रकाशन है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? त्रैमासिक है। अगला क्या है? इंडेक्स ट्रांसलेशनियम। क्या नाम है? इंडेक्स ट्रांसलेशनियम, ठीक है। आगे है यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, लाइब्रेरियनशिप एंड आर्काइव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला है डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्या है? डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। वर्ल्ड गाइड टू लाइब्रेरी स्कूल एंड कोर्सेज इन डॉक्यूमेंटेशन। आगे चलते हैं, यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल फॉर मशीन रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अगला है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर। क्या है? यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर। अगला है इंफॉर्मेटिक्स। क्या है? इंफॉर्मेटिक्स। ये सब क्या है? यूनेस्को का प्रकाशन है। क्या है? यूनेस्को का प्रकाशन है। एक बार आप इसे पढ़िएगा, ठीक है, बार बार लिखिएगा, ऑटोमेटिक है, आपको याद आ जाएगा। जैसे ये बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो मैं इसे स्टार लगा दे रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा हुआ है स्टार लगा दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बना है। आगे चले, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और समझ आया तो आप इसका क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अगला है, मैं अभी आपको जब बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को बुक कूपन प्रोग्राम किसका है? यूनेस्को का है। ये कब आया? 1948 में आया। कब आया? ठीक है, 1948 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य उन विकासशील देशों को मदद करना था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और पुस्तकें, शैक्षणिक सामग्री और शैक्षिक उपकरण खरीदने में असमर्थ थे, ठीक है। ये बात क्लियर है? आपके सवाल में एम में ये भी पूछ सकता है कि जो बुक कूपन स्कीम है जो यूनेस्को के द्वारा लाया गया है, कब लाया गया है? 1948 में लाया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? जो ऐसे देश हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में
खरीद नहीं सकते हैं, बुक नहीं खरीद सकते, उपकरण नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो उसके लिए कौन आर्थिक सहायता कौन करेगा, ठीक है, यूनेस्को करेगा, ठीक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों को बुक कूपन प्रदान करता है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकें और शैक्षणिक संसाधन खरीद सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यह कार्यक्रम विशेषकर पुस्तकालयों, स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए बहुत सहायक रहा। अगला जो प्रोग्राम है आईकोडा, यहाँ से पहला जो सवाल आपके एग्जाम में जो बन जाएगा ना, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड आर्काइव। फिर से पढ़ देता हूँ, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। आगे चलते हैं। यह समिति यूनेस्को की एक सलाहकार इकाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ये देखते हैं। विश्व स्तर पे डॉक्यूमेंटेशन, पुस्तकालयों और आर्काइव्स के विकास में यूनेस्को को सुझाव देना। किसको, यूनेस्को को क्या करता था, किस में सुझाव देता था, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में, लाइब्रेरी के क्षेत्र में, आर्काइव के विकास के क्षेत्र में यूनेस्को को क्या करता था, सुझाव देता था, ठीक है। आगे इन क्षेत्रों में नीतियां भी तैयार करता था, मतलब पॉलिसी भी बनाता था, तकनीकी मार्गदर्शन भी देता था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता था, ठीक है। इस समिति के सदस्य विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान के विशेषज्ञ होते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आईकोडला के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। यहाँ से भी सवाल आपका बनता है एग्जाम में कि ये कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया गया जाता है, कौन इसे कब से मना रहा है, यूनेस्को द्वारा घोषणा किया गया था, कब से, 1995 से। ये तीनों सवाल बनेगा कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब बनता है, 23 अप्रैल को, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, कब से मनाया गया, 1995 से। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, पुस्तकों के महत्व और पठन संस्कृतियों को बढ़ावा देना, ठीक है, लेखकों, प्रकाशकों और कॉपीराइट के अधिकारों की रक्षा। 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, इसमें कुछ महान साहित्यकार हैं, जैसे शेक्सपियर है, ठीक है, इनका गार्सलासो है, मिगुएल डे सर्वांतेस है, इनका क्या है, पुण्यतिथि है, इसलिए 23 अप्रैल को ही चुना गया था। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, 8 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ये किसके द्वारा घोषणा किया गया था, यूनेस्को के द्वारा, कब से, 1966 से, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व भर में साक्षरता की आवश्यकता और महत्व को उजागर करना। अगला है वयस्कों और बच्चों के लिए साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इन सब बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना वर्ष 2009 मतलब 21 अप्रैल 2009 को हुआ पेरिस में। यूनेस्को मुख्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। किसका, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी का। इसका किसका किसका प्रयास है, यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का। ये भी सवाल आपके बन जाएगा कि किसका किसका प्रयास है, यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में हम नेशनल लाइब्रेरी वाले लेक्चर में इन डिटेल्स बता चुके हैं। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके वो लेक्चर पहले जाके देखिए, तो आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक सामग्रियों को डिजिटल रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराना। अगला है विभिन्न देशों में सांस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ाना। अगला है शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को आसान बनाना। देखिए आप देख रहे हैं कि ये डिजिटली रूप में काम करना चाह रहा है, डिजिटल रूप में निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, आपसी समझ को बढ़ा रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहुंच क्या है, जैसे ही भी कोई चीज़ आप डिजिटल रूप में आप करते हो तो आप एक जगह सीमित नहीं रहते हो, एक स्थान पर सीमित नहीं रहते हो, आप पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हो। तो वही काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है कम विकसित देशों की डिजिटल सक्षमता को मजबूत करना। ये किसका है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इन बातों को समझ आया होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरा यूनेस्को का लेक्चर समाप्त होता है। अभी आपके मन में एक सवाल उठ जाएगा कि हमने यूनेस्को का नेटवर्क नहीं पढ़ाया। तो यूनेस्को का नेटवर्क हम नेटवर्क वाले सीरीज में पढ़ाएंगे, ठीक है। कि वहाँ पे मैं नेटवर्क इसलिए नहीं अभी बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहले नेटवर्क बताऊंगा कि नेटवर्क काम कैसे करता है, फिर नेटवर्क का यूज कैसे है। पहले मैं नेटवर्क को पूरा डिफाइन करूंगा, इसलिए मैं यूनेस्को का जो नेटवर्क है यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपको नेटवर्क वाले सीरीज में यूनेस्को का जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सब बात को हम चर्चा वहाँ पे करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले, ठीक है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको इन सब बातों में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, जो मैंने तीनों लेक्चर मतलब 3 प्रमोटर्स पढ़ाए, अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत आ रहा है, कहीं भी समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना
कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ चीज़ जानना है तो आप वहाँ पर डालिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।